नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। रात के करीब 9 सवा 9 के आसपास का समय हो रहा है और अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश की एक सूची मंत्रिमंडल की सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको नहीं जारी किया गया है और आधिकारिक तौर पर जो कागज जारी होते हैं उनका फॉर्मेट अलग होता है। लेकिन अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि मंत्रिमंडल जो बना था उसको, उसमें जो मंत्रियों के विभाग थे उनको किस तरीके से बांटा गया है और उनका किस तरीके से उनकी भूमिका जो है वो सामने आने वाली है। और जो भूमिका सामने आई है, सूची भी सामने है और आप सब देख सकते हो वो सूची किस तरीके से है। और उस सूची में जिस तरीके से मंत्रियों के नाम सामने आए, जो 6 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में जो है तय किए गए, 6 स्थान रिक्त थे और 2 को प्रमोट किया गया था, यानी कुल 8 मंत्रियों को जो तय किया गया था, उन मंत्रियों में ये भूमिका जो है वो देखने को मिली थी। और उन मंत्रियों को अगर आप देखें तो ये दिखाई पड़ता है कि भूपेंद्र चौधरी जो सबसे सीनियर मिनिस्टर थे इस 8 की सूची में, जो पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके थे, पहले पंचायती राज जैसे विभाग के मुखिया रह चुके थे, मतलब उनके पास एक अच्छा विभाग था, फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अब जब दोबारा वो मंत्री बने हैं तो इस बात की जरूर उम्मीद थी, पावर कॉरिडोर में चर्चा थी कि उनके पास एक भारी भरकम विभाग जो है वो कहीं ना कहीं उनके झोली में होगा और जब वो वापस दोबारा मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे तो मजबूत मंत्री के तौर पर वो सामने आएंगे। पर जो तस्वीर आई वो थोड़ी अलग है। उत्तर प्रदेश के ही एक और कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जिनके पास एमएसएमई और खादी का और रेशम का अलग से काम था विभाग का, तो उनसे खादी और रेशम उनके पास छोड़ते हुए और एमएसएमई का जो विभाग है वो लेकर के भूपेंद्र चौधरी को दे दिया गया है। अपेक्षाकृत साधारण विभाग माना जाता है, हालांकि ओडीओपी की बड़ी योजना इसी डिपार्टमेंट के माध्यम से चलती है। और ऐसे कहने को तो आप, एमएसएमई इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, उसको ग्रोथ का बहुत उसमें भविष्य है, लेकिन बजट के लिहाज से कहें तो मतलब कोई बहुत बड़ा विभाग एमएसएमई विभाग नहीं है, सामान्य विभाग है। तो फिलहाल भूपेंद्र चौधरी को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे वो अपेक्षाकृत जो है वो अ, उस तरीके का विभाग उनको तो कम से कम इस मंत्रिमंडल में नहीं मिला। दूसरी चीज मनोज पांडे को लेकर के, मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के बागी विधायक हैं। ऊंचाहार से वो विधायक थे, समाजवादी पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया क्योंकि 2023 के राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। वो समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे और अखिलेश यादव के ठीक पीछे विधानसभा के अंदर विपक्ष के कोने में बैठते थे। लेकिन अब वो उस सरकार में, यानी सत्ता पक्ष में, यानी बीजेपी की सरकार में, एनडीए की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अभी हाल में उन्होंने शपथ ली कैबिनेट मंत्री की और अब उनको खाद्य रसद नागरिक आपूर्ति का एक बड़ा विभाग जो है वो उनको सौंपने का फैसला किया गया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 9 साल में, जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कभी भी किसी इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर को नहीं दिया गया, यानी मतलब किसी को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया। राज्य मंत्री जरूर इस विभाग में बनाए गए, लेकिन ये विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा क्योंकि सीधे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ा हुआ था और सीधे जनता के लाभ से जुड़ा हुआ था, आम लोगों से जुड़ा हुआ था। जो खाद्यान्न की योजना थी, मुफ्त अनाज की योजना थी, वो इस पूरे उससे जुड़ी हुई थी और इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग जो है वो माना जाता था। अब जब इस विभाग को मनोज पांडे को देने का फैसला किया गया है, विभाग काफी हद तक बहुत सारी दुश्वारियों के बाद पटरी पर आ चुका, ऑनलाइन सिस्टम हो चुका, जो है जो बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। फिर ई पॉज स्कीम जो है उसके माध्यम से अनाज जो है वो डिजिटली लोगों तक उसका बेनिफिट पहुंचाया जाता है। ऐसी तमाम सारी योजनाएं इस विभाग के माध्यम से चल रही है, लेकिन बड़ा विभाग माना जाता है और सीधे जनापूर्ति से जुड़ा हुआ है, सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक महत्वपूर्ण विभाग है। तो इस पूरे मंत्रिमंडल को अगर आप देखें तो इसमें सबसे मजबूत मंत्री बनकर के कोई उभरा है तो वो मनोज पांडे उभरे। मनोज पांडे जो अब तक समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे, अब वो सरकार में, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। पिछले विस्तार में उन्होंने शपथ ली है। अब उनको आज मंत्रालय के रूप में खाद्य एवं रसद विभाग जो है वो मिला है। औपचारिक घोषणा इसकी होनी बाकी है। अजीत सिंह पाल, अजीत सिंह पाल, मैंने आपको बताया था कि कन्नौज जिले की एक सीट से विधायक हैं और उनको प्रमोट किया गया है।
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर प्रमोट किए गए, और उनको भी एफएसडीए का डिपार्टमेंट, जो कमोबेश मुख्यमंत्री अपने पास ही ज्यादातर रखते आए हैं, बीच में एक दो बार शायद कुछ मंत्रियों को मिला था, लेकिन ज्यादातर समय मुख्यमंत्री ने इसको अपने पास रखा। ये भी खास तौर पर जो ड्रग्स वगैरह को लेकर के जो एक्शन होता है, या जो फूड अल्ट्रेशन का मामला होता है, इस तरह के मामलों में एक्शन लेने वाला डिपार्टमेंट है। तो वो अब अजीत सिंह पाल जो है वो इस विभाग का इंडिपेंडेंट चार्ज देखेंगे, और उनके पास ये जिम्मेदारी होगी। सोमेन तोमर एक गुर्जर नेता जो मेरठ से आते हैं, और उनका मैंने जैसे आपको बताया था कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी जो है वो काफी दिलचस्प है। उनको जो विभाग दिया गया है वो थोड़ा सा, मैं इंडिपेंडेंट चार्ज हालांकि उनको मिला, उनका भी प्रमोशन हुआ है। उनको अब जो विभाग मिला है वो राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय पीआरडी, प्रांतीय रक्षा दल। तो पीआरडी मतलब है तो विभाग बहुत साधारण। तो अब ये विभाग तो साधारण मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। विभाग की मेरिट की बात आप करें तो कृष्णा पासवान राज्य मंत्री बनी है, नई मंत्री हैं, फतेहपुर जिले से आती हैं, और अब उनको पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर, चूंकि उन्होंने शपथ ली थी, तो उनको वो विभाग मिला है। कैलाश सिंह राजपूत लोध समाज से आने वाले नेता, उनको ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, यानी वो भी विभाग अगर ए के शर्मा के पास रहा। फिलहाल ये नई मंत्रियों की सूची है। अगर पुराने मंत्रियों की सूची में कोई फेरबदल होकर के लिस्ट नहीं आती है, और नए मंत्री इसी तरीके से इन्हीं विभागों के साथ रहते हैं, तो फिर ये उनके डिप्टी होंगे, यानी उनके साथ जो है वो साथ में रहेंगे। सुरेंद्र दिलेर को रेवेन्यू में राज्य मंत्री बनाया गया। सुरेंद्र दिलेर के बारे में बताया जाता है कि उनकी ये तीसरी पीढ़ी है जो बीजेपी और आरएसएस की सेवा करते हुए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके दादा भी, उनके पिताजी भी, और वो खुद लगातार चुन करके आ रहे हैं। और उनको रेवेन्यू में डिपार्टमेंट में राज्य मंत्री बनाया गया है। और हंसराज विश्वकर्मा जो प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, एमएलसी हैं, उनको एमएसएमई में ही, यानी भूपेंद्र चौधरी के साथ ही उनका डिप्टी यानी राज्य मंत्री के तौर पर उनको विभाग जो है वो सौंपा गया है। अब इस चीज की पुष्टि होनी, चूंकि औपचारिक तौर पर जब सूची आती है तो उसमें मुख्यमंत्री के विभाग, दोनों डिप्टी सीएम्स के विभाग, मिनिस्टर्स के विभाग, ये सब एलोकेटेड होते हैं, और वो बाकायदा गोपन की तरफ से बाकायदा शासनादेश की तरह जारी होता है। तो वो औपचारिकता अभी बाकी है, औपचारिक तौर पर वो चीज़ नहीं आई है। कि ये जो चिट्ठी वायरल है, ये दरअसल एक प्रपोज लेटर है। और वो प्रपोज लेटर जब आप उसके आखिरी हिस्से को पढ़ेंगे ना, तो नीचे से तो आपको दिखाई देगा कि उक्त प्रस्ताव पर आपका अनुमोदन निवेदित है, ये कर करके इसमें लिखा हुआ है। और ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। हालांकि अब तक काफी समय हो चुका है, सरकार की तरफ से या किसी स्तर पर इसको लेकर के कोई सूची को लेकर के कोई खंडन नहीं आया। उल्टे मैं देख रहा हूँ विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने इस पूरे विषय को लेकर के एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अ, अपने लोग फिस, आन गांव सिद्ध। मतलब जो अपने नेता, यानी अपनी पार्टी के जो नेता हैं, यानी भूपेंद्र चौधरी, उनको उनको लेकर के कमेंट किया कि उनको आपने बहुत साधारण विभाग दे दिया है, और जो दूसरे दल से, यानी उनकी खुद की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से जो बागी विधायक थे मनोज पांडे, उनको बड़ा विभाग दे दिया है। तो इस बात को लेकर के उन्होंने कमेंट किया है बीजेपी पर कि अपने गांव अपने लोग फिस और आन गांव सिद्ध। ये बात जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पर इस पूरे प्रकरण को लेकर के लिखी है। देखिए बहुत सारी चर्चा थी, बहुत सारे विषय थे कि 8 दिन हो गया, इतने घंटे हो गए, इतने सेकंड हो गए, अब तक जो है वो क्यों नहीं जो है सूची बाहर आ पा रही है। आप सबको पता है कि बीजेपी में इस तरह के फैसले विभागों को लेकर के, मंत्रिमंडल में कौन आएगा, विधायक कौन बनेगा, कौन सांसद बनेगा, किसको टिकट मिलेगा, ये सारे फैसले केंद्रीय आला कमान के माध्यम से होते हैं। वो सभी राज्यों में, जिन राज्यों में सख्त मुख्यमंत्री हैं, मजबूत मुख्यमंत्री हैं, उनका जनाधार है, उन राज्यों में मुख्यमंत्रियों की जो है सहमति इसमें ली जाती है। लेकिन निर्णय अंतिम जो है वो केंद्रीय आला कमान करता है। अब केंद्रीय आला कमान, और चूंकि चुनावी साल है, बहुत सारी चीजें हैं। योगी आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब के कार्यकाल में और इस कार्यकाल में बहुत अंतर है। पहले कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री थे, सरकार पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, वो अपना कार्यकाल निभा रहे थे, जिम्मेदारी थी कि अगले कार्यकाल तक पार्टी को लेके जाएं। अगली बार जब चुनाव हुआ तो उनके कंधों पर हुआ, और उन्होंने वो इतिहास रच दिया जो इतिहास अब तक नहीं रचा गया था। वो कामयाब रहे उन मुख्यमंत्रियों में, या उस चेहरे के रूप में अपने आप को स्थापित करने में, जिसने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो काम कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा जैसे बड़े बड़े शख्स नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश के अंदर, वो काम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लिए कर दिखाया। और
दोबारा सरकार बना लाए। जब दोबारा सरकार बनी तो फिर मुखिया थे। अब जब तीसरी बार चुनाव में जा रहे हैं, वहां पर भी जाहिर सी बात है कि जब तीसरी बार चुनाव में जा रहे हैं तो स्टेक पर उन्हीं उन्हीं की साख है, सत्ता उनके कंधों पर जा रही है चुनाव लड़ने के लिए। तो वो ये चाहेंगे कि भाई मंत्रिमंडल जैसा हो, उसका परसेप्शन जैसा हो, उसमें जिस तरह के लोग हों, उनको जिस तरह का विभाग मिले, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी हों, इस तरह के लोग ना ज्यादा मजबूत दिखाई पड़े। सियासत है इसमें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो पॉलिटिक्स में होती नहीं है कि आप ये समझें कि मतलब सब भाईचारे में होता है। राजनीति में खींचतान होती है, आपको अपने लोगों को मजबूत करना होता है, दूसरे लोग कोशिश करते हैं कि आप कमजोर हो। ये नूरा कुश्ती हर पार्टी में होती है, बीजेपी में भी हो रही है। लेकिन जो सूची जारी हुई, कम से कम इसको देखने के बाद तो ये स्पष्ट हो जाता है। देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग इनमें से किसी मंत्रियों को नहीं मिला। भूपेन्द्र चौधरी का नाम बहुत चर्चा में था कि उनको ये विभाग मिल सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। अब एक ही विषय रह जाता है कि भाई अगर पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों डिप्टी सीएम्स में से किसी एक को मिल जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, एक विभाग मजबूत उनको किया गया। केंद्रीय आला कमान ने उनको भी मजबूत किया, क्योंकि उनके पास एक डिप्टी सीएम के पास तो मजबूत विभाग है। ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य से जुड़े हुए सारे विभाग हैं, यानी उनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट एक बड़ा विभाग है और पब्लिक से सीधे जुड़ा हुआ विभाग। लेकिन केशव मौर्य के पास जरूर अपेक्षाकृत कमजोर विभाग है, ग्राम विकास विभाग, दूसरे विभागों की तुलना में। तो अब ये बात थी कि भाई शायद हो सकता है केंद्रीय आला कमान ये विचार कर रहा हो कि उनका ओबीसी फेस है केशव मौर्य, इसलिए उनको कुछ और विभागों को उनके साथ सौंपा जाए। लेकिन ये बात भी चल रही थी कि भाई कौन से विभाग सौंपे जाएं, मुख्यमंत्री से लेकर के विभाग दे दिए जाएं या फिर किसी मजबूत मंत्री से लेकर के दिए जाएं। अब मजबूत मंत्री से लिए जाएंगे तो कौन होगा भाई? के शर्मा जी के पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनमें से कोई एक विभाग लेके दे दिया जाए, नगर विकास या ऊर्जा में से। तो एक परसेप्शन जाएगा के शर्मा जी प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री के बहुत करीबी, उनके विश्वस्त व्यक्ति हैं। तमाम सारी योजनाएं ऊर्जा विभाग या नगर विकास विभाग के, खासतौर पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में वो खुद जो है प्राथमिक तौर पर जाकर के देखते हैं, खुद उसकी जिम्मेदारी समझते हैं। वो रिपोर्ट भी लगातार फीडबैक भी जाकर के देते रहते हैं। और मैं नहीं मानता, मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके कामकाज को लेकर के कोई निगेटिव फीडबैक नहीं है। ये हो सकता है कि चूंकि वो ब्यूरोक्रेट से पॉलिटिशियन बने हैं तो कुछ ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हो। क्योंकि अब पॉलिटिक्स में है तो पॉलिटिक्स की फंक्शनिंग अलग है। आपको विधायक दबाव डालेगा, आपको एमएलसी या सांसद, सब तरह के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, हर तरह का व्यक्ति आपके ऊपर कामकाज को लेकर के दबाव डालेगा। तो वहां पर उससे तारतम्य रखना और ब्यूरोक्रेट के तौर पर एग्जीक्यूशन करना एक अलग विषय है। तो मतलब ये कहते हैं ना कि सामने आकर के, मतलब शीशे के तरफ होना और शीशे के सामने आकर के बात करना, वो वाली परिस्थिति है। तो वो शायद उनके लिए रही हो। लेकिन फिलहाल उनको लो परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स की जो सूची मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री की तरफ से है या सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, उसमें उनका नाम नहीं है। तो अब किस मंत्री की विभाग कमतर कर दिए जाएंगे? और मुख्यमंत्री के पास जो विभाग हैं, भाई आपने देखा इसमें से दो विभाग तो मुख्यमंत्री के पास ही थे, खाद्य रसद विभाग और एफएसडीए। वो दोनों विभाग जो है वो अब मंत्रियों को दे दिए गए। एक विभाग आपने देखा किस तरीके से जो है मनोज पांडे को दे दिया गया और दूसरा अजीत पाल को दे दिया गया। तो दो विभाग तो मुख्यमंत्री के पास से ही है। अब मुख्यमंत्री के पास जो मजबूत विभाग है भाई, गृह विभाग, गोपन विभाग, इस तरह के विभाग तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं देते। और लॉ एंड ऑर्डर जिसको लेकर के योगी आदित्यनाथ का खुद का परसेप्शन है, वो गृह विभाग दे देंगे तो उनकी छवि का क्या होगा? और ये तो बीजेपी को भी मैं बीजेपी में भी आप सोच नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ जिनका नेशनल परसेप्शन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है, कि आप उनसे गृह विभाग वापस लेने की बात सोचेंगे? संभव ही नहीं। अगर आपको योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना के रखना है, उनके फेस पर चुनाव लड़ना है, तो उनको कानून व्यवस्था वाली पूरी ताकत तो आपको देनी पड़ेगी। और नहीं देंगे तो लोग आपको, आप पर सवाल उठाएंगे, आप पर सवाल उठाएंगे कि भाई कौन से बुद्धि से आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं बीजेपी को? कि आप योगी जी से उनका जो स्ट्रेंथ है वही वापस लेना चाहते हैं, उनका एग्रेशन, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी एग्रेशन, उनकी क्षमता है, आप उसको वापस लेना चाहते हैं। अब रही पीडब्ल्यूडी विभाग की। पीडब्ल्यू विभाग पहले भी केशव प्रसाद मौर्य के पास रहा है, 22 के बाद वो जितिन प्रसाद को सौंप दिया गया। तो मुख्यमंत्री के पास तो 2024 के बाद आया, 2024 से 26 तक जो है अब उनके पास 2 साल से है। अब वो किसको मिलना है, नहीं मिलना है, ये तो जब पूरी सूची आएगी तो ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल अभी ऐसा नहीं हुआ है। और भूपेन्द्र चौधरी, इस पूरे जो अब तक सूची सामने आई है, इसमें इसका टेक यही है कि भूपेन्द्र चौधरी को कमजोर विभाग मिला।
और इन मंत्रियों में से केवल मनोज पांडे से हैं जिनको एक मजबूत विभाग, मुख्यमंत्री के कोटे का विभाग, वो आवंटित हो गया है। और बाकी सारी चीजें, और ये फिलहाल मैं फिर वही कह रहा हूं कि औपचारिक सूची नहीं है, लेकिन सूची जारी हो गई है सोशल मीडिया पर काफी समय से, सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं है। ये बात तो बहुत साफ तौर पर दिख रही है। औपचारिक कल, चूंकि कल कैबिनेट की मीटिंग है 9:45 से 10 साढ़े 10 बजे तक, मुख्यमंत्री आवास पर ही होनी है वो बैठक। उस बैठक में मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों से, करीब 23 मंत्री अब हो चुके हैं कैबिनेट में, उनसे रूबरू होंगे, स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों से रूबरू होंगे। तो बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी योजनाएं, इन पर भी सामने चीजें आएंगी। पर दृश्य क्या है मंत्रिमंडल का, क्या आकार है, कौन क्या मंत्रालय संभालेगा, कौन कैसे संभालेगा, इसकी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट होने के लिए मुझे लगता है कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो मंत्री बने थे उनके विभागों का ऐलान जो है वो हो गया है। एक बात और आखिरी में कह दूं कि गोरखपुर के पास बीजेपी की जो वर्तमान सत्ता है, इसकी चाबी भी है, लगाम भी है, रसूख भी है, ताकत भी है, हनक भी है, सब कुछ है। तो इस पूरे विस्तार का और इस पूरे मंत्रिमंडल के ढांचे का लबोलुआब यही है कि योगी आदित्यनाथ ही इस बीजेपी की नैया को खेने वाले, उसके खेवनहार हैं, उसके लीडर हैं, उसका फेस हैं। उसको आगे ले जाना, चुनाव में ले जाना, सब उनकी जिम्मेदारी है। और इसलिए केंद्रीय आला कमान ने उनकी से को, या उनके इस अड़ने को, या उनके इस फैसले को कहीं ना कहीं स्वीकार किया। अब संगठनात्मक स्तर पर उनकी राय कितनी समझी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल सरकार की फंक्शनिंग में कम से कम उनको आगे बढ़ने के लिए एक एक तरीके से एक इशारा उनकी तरफ आ गया है। सरकार के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट हो चुकी कि चाबुक भी उनका, लगाम भी उनकी, और घोड़ा भी उनका। तो यूपी की सत्ता पर अभी भी योगी आदित्यनाथ का दबदबा, उनका रसूख, उनकी सियासी ताकत, उनका सियासी वर्चस्व, वो वैसे ही कायम है। और मुझे लगता है कि जब आपके खिलाफ नकारात्मक चीजें ब्रॉडकास्ट हों, आपके खिलाफ नकारात्मक चीजें ज्यादा फैल जाएं, तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की चीजें आती हैं तो आप और ताकतवर होकर के उभरते हैं। और मैं नहीं मानता, मतलब कोई एक पीडब्ल्यूडी विभाग या कोई और एक विभाग इधर उधर किसी को दे भी दे कभी कल को, सो मुख्यमंत्री के, मतलब मुख्यमंत्री का विभाग रखने के लिए थोड़ा ना भाई। वो तो एक गए थे सज्जन, तो उनकी जगह पर आया। और विभाग जब 2022 में मटे होंगे तो दिल्ली नहीं बांटे होंगे विभाग, जाहिर सी बात है। तो राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं, कल अलग थी, आज अलग है, और आपके बाद जब कल सुबह होगी तो राजनीतिक परिस्थितियां नए तरीके से होंगी। पर ये देखना है कि ये जो एक जो ताकत मिली है योगी आदित्यनाथ को यहाँ से, इस ताकत को लेकर के वो कैसे आगे बढ़ते हैं, किस रूप में आगे बढ़ते हैं, सबको आगे एक साथ लेकर के बढ़ते हैं। क्या इससे कोई मतभेद मनभेद होता है, या सब एक 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 एकजुट होकर के योगी आदित्यनाथ के पीछे लगते हैं 2027 में सरकार बनाने के लिए। देखिए अखिलेश यादव को तो इस पूरे मुद्दे पर मजा लेने का मौका मिल गया, इसलिए वो उन्होंने इस पूरे मामले पर कमेंट भी कर दिया है। आपकी क्या राय है इस सूची को, जो अनौपचारिक है, मैं फिर कह रहा हूं अनौपचारिक है, अनौपचारिक सूची जो सामने आई इसको लेकर के आपका क्या कहना है, जरूर राय दीजिएगा। कल सुबह तक का इंतजार करिए, औपचारिक चीजें भी सामने आ जाएंगी और ज्यादा बेहतर तरीके से विश्लेषण लेकर के आपके सामने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार।